बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन के 3 कानून दिए गए हैं, हम इसमें बात करेंगे कि फर्स्ट कानून में क्या कहा गया था, सेकंड में क्या कहा गया था और थर्ड में क्या कहा गया था। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम सबसे पहले फर्स्ट की डेफिनेशन देखते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो क्या मतलब है? अब बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, पहले इस मतलब को समझते हैं। न्यूटन ने यह बताया था कि एक बॉडी रेस्ट में ही होगी। कब तक? जब तक नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लगाई जाएगी। मतलब ये बॉडी क़यामत तक ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जाएगी। इसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो ये मूव करेगी। देखिएगा, जैसे मैं फोर्स लगाता हूं अब ये मूव कर रही है, फोर्स लगाऊंगा तो मूव करेगी। अगर इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये क़यामत तक क्या, ये रेस्ट पे ही रहेगी। इसी क्वेश्चन का, इसी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट समझते हैं, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो फिर भी ये मूव करती रहेगी। ये कब रुकेगी? जब इसके ऊपर कोई नेट फोर्स लगाई जाएगी। जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तब ये रुकेगी। तो पहला कानून बहुत ही सिंपल था कि अगर किसी चीज को मूव करवाना है तो भी आपको फोर्स की जरूरत है, नेट फोर्स। नेट फोर्स है मतलब जितनी इसका जितना वेट है इससे ज्यादा हमने फोर्स लगानी है। देखिए, अगर कोई एक, मैं यहां कहूं एक चींटी छोटी सी आ जाए और इसको धक्का देना शुरू करे, ये क्या मूव करेगी? हालांकि चींटी इस पे जोर लगा रही है लेकिन इसकी फोर्स अभी चींटी की फोर्स से ज्यादा है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाएगी। इसलिए नेट फोर्स का मतलब होता है इस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये मूव करेगी। तो पहली चीज हमें समझ आ गई कि अगर किसी चीज को मूव करवाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ती है और अगर किसी चीज को रोकना है तो फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बात, एक एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ये बात तो मान ली, जैसे हमारी बुक में मेंशन किया कि एक बुक पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर एक बॉल है तो मैं उसको इस तरह से रोल करता हूं तो मैं देखता हूं थोड़ी देर जाके वो दूर जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें तो न्यूटन ने यह बताया था कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क़यामत तक मूव करती रहेगी। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी वो रुकेगी नहीं। तो हम देखते हैं, अगर इसी मार्कर की बात करें, थोड़ी देर जाके ये रुक जाती है। मैंने तो फोर्स नहीं थी लगाई रुकने के लिए, लेकिन ये है कि इस पेंसिल और इस व्हाइट बोर्ड के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है, वो फ्रिक्शन इसको रोकती है। अगर यहाँ फ्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए, यहाँ मौजूद हवा को खत्म कर दिया जाए तो ये भी कभी नहीं रुकेगी बल्कि ये मूव करती जाएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा किसका, न्यूटन का पहला कानून। और पहला कानून क्योंकि मैस पे डिपेंड कर रहा होता है इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर मैस है और ये इसी मैस के ऊपर फोर्स लगने से ये मूव करता है तो इनर्शिया से रिलेटेड है ये कानून, इसलिए इसको, इसी कानून को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब हम यहां देखेंगे सेकंड, न्यूटन का सेकंड लॉ। देखते हैं न्यूटन अपने दूसरे कानून में क्या कहता है। तो सबसे पहले इसकी भी हम डेफिनेशन देखेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। न्यूटन का सेकंड कानून, इसमें ये बहुत इजी वे में हम इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन से ही इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है? When a net force act on a body, it produce acceleration in a body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. चले अब इसी डेफिनेशन के मैं कुछ, इसी डेफिनेशन से मैं आपको ये न्यूटन का जो लॉ है सेकंड वाला प्रूव करके दिखाऊंगा और साथ में आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि इस डेफिनेशन में कहा क्या जा रहा है। चले लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और साथ में मैं मैथमेटिकली प्रूव करता जाऊंगा। When a net force act on a body, it produce acceleration. तो एक बात पक्की है कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन अभी आप ये समझ लो कि कोई स्पीड है, वैसे ये चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो देखिए, अगर ये बॉडी है तो मैंने जब इसके ऊपर नेट फोर्स लगाई तो देखो क्या इसमें एक्सीलरेशन पैदा हुआ? बिल्कुल। अभी तक हमने जितनी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। देखो बच्चे,
अगर मैं नेट फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, देखिए इस तरफ नेट फोर्स है तो उसी तरफ एक्सीलेशन पैदा होगा, तो मतलब जो एक्सीलेशन पैदा होगा वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होगा। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है इसी डेफिनेशन का, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब मैं जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा इसमें एक्सीलेशन भी उतना ही ज्यादा पैदा होगा। यहां से न्यूटन का सही कानून स्टार्ट होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सबसे पहले इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लें। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक तरफ कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी। क्या मतलब इस बढ़ने का, मतलब अगर इसके ऊपर मैं फोर्स को ज्यादा लगाऊंगा तो इसके अंदर एक्सीलेशन भी ज्यादा पैदा होगा, अगर मैं फोर्स को कम लगाऊंगा तो एक्सीलेशन भी कम पैदा होगा। कैसे देखते हैं, देखिए मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई तो ये थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा एक्सीलेशन पैदा हुआ, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाई तो इसमें एक्सीलेशन भी ज्यादा हुआ। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होप सो आपको मतलब समझ आ गया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है अगर एक तरफ कोई चीज बढ़ाई जा रही है तो डायरेक्ट दूसरी तरफ भी बढ़ेगी, तो अगर हमने फोर्स बढ़ाई तो एक्सीलेशन भी इसका बढ़ा। अब फिर डेफिनेशन की तरफ आओ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैसेज, एंड जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैस के। यहां मैं अक्सर बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर देखें ऊपर वाले साइन को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा लेकिन नीचे वाले साइन को मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ रहा हूं, ऐसा क्यों, हालांकि दिखने में तो दोनों सेम है, तो फिर हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसलिए अगर अगली वैल्यू बाय में आ जाएगी या बटे में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब इनवर्स का मतलब ही होता है उल्ट, तो यहां उल्ट बात की जा रही है। देखें अगर हमारे पास मैस ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, इनवर्सली का मतलब होता है उल्ट। तो देख लेते हैं, अगर मान लो कि एक हमारे पास छोटी चीज है, एक हमारे पास बहुत बड़ी चीज है, तो मैं दोनों के ऊपर एक जितनी फोर्स लगाता हूं, तो बताओ कौन तेजी से मूव करेगा, डेफिनेटली भाई जो छोटी चीज है। जैसे मैं ये मेरे पास एक कैलकुलेटर पड़ा, ये मेरे पास मार्कर पड़ी है, जब मैं इनके ऊपर दोनों के ऊपर फोर्स लगाता हूं, जो छोटी चीज है वो ज्यादा, क्योंकि इसका मैस कम था तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, इसका मैस ज्यादा था तो इसमें एक्सीलेशन कम पैदा होगा। इसी तरह बच्चे अगर हमारे पास मैस कम होगा तो एक्सीलेशन ज्यादा, जैसे हमने देखा मार्कर का मैस कम था तो एक्सीलेशन ज्यादा। तो होप सो बच्चे आपको इन दोनों की समझ आ गई है कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक तरफ कोई चीज बढ़ी है तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी, और इनवर्सली का मतलब है एक तरफ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कम हो रही है। अच्छा, अगर इतनी अब भी जितनी बातें मैंने की थी, मैंने डेफिनेशन में जो उसने बताया था सिर्फ उसी को लेके की थी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रूव भी तो करना ना हमने न्यूटन के कानून को। देखें सॉल्व करने का एक तो तरीका यह है कि हम पहली वैल्यू को ऐसे ही लिखें और दूसरी वैल्यू जो m है उसको नीचे लिख दें। अगर इस तरह से नहीं करना तो एक ट्रिक के तौर पे आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि इन दोनों वैल्यू में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो अगर मैं देखूं तो इनमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन, और प्रोपोर्शनल का साइन जो है a और प्रोपोर्शनल का साइन दोनों में कॉमन है। तो जो नॉन कॉमन है वो देख लो, वो क्या था f, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास m। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, m इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा a और m, या m a लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, m a मतलब m उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। अब बच्चे पूरी फिजिक्स में आपने ये चीज याद रखनी है और ये बार बार कहा जाएगा, जहां भी प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, जहां भी प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, इसको खत्म करने के लिए हम हमेशा दो चीजें लगाएंगे, एक लगाएंगे इक्वल और एक लिखेंगे कांस्टेंट, एक लगाएंगे इक्वल और एक लिखेंगे कांस्टेंट। जहां भी आपको प्रोपोर्शनल का साइन मिलेगा इसको खत्म करने के लिए एक इक्वल लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। अब कांस्टेंट हमारे पास के हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, तो ये डिफरेंट चीजों के कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। यहां पे हम फोर्स के लिए यूज किया जाता है के यूज किया जाता है। तो चले अगर मुझे ये प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करना तो कैसे करूंगा, फोर्स लगाई, अब इसको मैंने कहा था खत्म करने के लिए दो चीजें, एक लगाएंगे इक्वल और एक कांस्टेंट। देखो जैसे मैंने दो चीजें लगा दी, अब ऊपर प्रोपोर्शनल का काम खत्म हो गया, और m को भी ऐसे लिख दिया, a को भी। तो बच्चे k की वैल्यू हमारे पास होती है 1, k की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे f ऐसे ही, k की जगह मैं जब 1 पुट करूंगा ma, तो हमारे पास क्या प्रूव हुआ कि फोर्स जो है वो मैस और एक्सीलेशन के इक्वल है, ये फोर्स का फार्मूला है।
अब फोर्स का ये फार्मूला है, तो फोर्स का यूनिट भी होगा, ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। तो बच्चे फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका था कि ये न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो आपको ये भी याद रखना है, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। कैसे? फिर आज इसको प्रूव कर लेते हैं। F इज इक्वल एम में, तो m की मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मैस का यूनिट होता है केजी, और एक्सीलेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सीलेशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर पुट कर दो, मैस की जगह हम क्या पुट करेंगे? केजी, और एक्सीलेशन की जगह पे क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट है। तो हमने देखे प्रूव भी किया कि ये जो 1 न्यूटन है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां तक कहानी थी न्यूटन के सेकंड कानून की, जो हमने प्रूव करना था F इज इक्वल एम में। सम टाइम वो पेपर में ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन भी दे सकता है, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपने सिर्फ प्रूव करना है F इज इक्वल एम ए को, आपने प्रूव करना है। तो वो भी बच्चे आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपने यहाँ से स्टार्ट करना, सारा मैथमेटिकली करोगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। चलिए अब ये देखते हैं, हमने ये देखा कि जो फोर्स है उसका यूनिट है न्यूटन। अब ये देखते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल है, और ये 1 न्यूटन चीज क्या है। चलिए 1 न्यूटन की डेफिनेशन देखते हैं। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 केजी। मतलब अगर हमारे पास 1 किलो की कोई बॉडी है, मान लो ये 1 किलो है, अगर 1 किलो की कोई भी बॉडी है, तो आप उसके ऊपर जब फोर्स लगाओ तो आपको कैसे पता चलेगा इसके ऊपर 1 न्यूटन लगी है? तो देखो भाई कैसे पता चलेगा, जब आप 1 किलो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और उसने जो फासला कवर किया है, जो उसकी स्पीड थी वो 1 मीटर पर सेकंड थी। मतलब 1 सेकंड में जो उसकी स्पीड थी वो उसने 1 मीटर का फासला कवर किया है। फिर सुने बच्चे, अगर 1 किलो की कोई बॉडी है और हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर फोर्स लगी है 1 न्यूटन की? जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो 1 मीटर आगे जाती है, वो 1 मीटर आगे जाती है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब है उसने 1 मीटर फासला कवर किया 1 सेकंड में, तो वो हमारा कहलाएगा 1 न्यूटन। अगर मैं फोर्स लगाता और उसने 2 मीटर का फासला कवर कर दिया था, वो 2 न्यूटन फोर्स होगी। अगर मैंने इसी 1 किलो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और उसने 100 न्यूटन का फासला कवर कर लिया, और उसने 100 मीटर का फासला कवर कर लिया, इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या होगा? 100 न्यूटन की उसके ऊपर फोर्स लग गई है। तो होप सो बच्चे आपको न्यूटन की भी समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के तीसरे कानून की, जो कि बहुत ही क्यूट सा है। सबसे पहले न्यूटन के तीसरे कानून की डेफिनेशन देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि न्यूटन ने यह बताया था हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट साइड में। देखें, अगर मैं एक बॉल लेता हूं और उसको दीवार पे फेंकता हूं, जब दीवार पे फेंकता हूं, मैंने दीवार पे इस तरफ फेंका और दीवार ने आगे बॉल को मेरी तरफ फेंका, तो हमने देखा ऑपोजिट डायरेक्शन है। मैंने इस तरफ फेंका और दीवार ने इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब देखें, मैग्नीट्यूड में ये सेम होते हैं। जब मैं आराम से फेंकूंगा तो दीवार भी मेरी तरफ आराम से फेंकेगी, जब मैं बहुत तेजी से फेंकूंगा तो बहुत तेजी से दीवार भी मेरी तरफ फेंकेगी। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनका रिएक्शन ऑपोजिट है। मेरा एक्शन इस तरफ था, अब मैंने फेंका वो एक्शन था, दीवार ने मेरी तरफ फेंका वो क्या था? रिएक्शन था। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट। इसी तरह हम देखते हैं, हम जमीन के ऊपर चलते हैं, तो जो मैं जमीन के ऊपर पांव से जमीन को पुश कर रहा हूं वो एक्शन है, और जमीन मुझे आगे की तरफ धक्का दे रही है, ये रिएक्शन है। जैसे एक ये मार्कर है, ये एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर पड़ी है, तो जो इसका मार्कर का वेट है ये डाउनवर्ड है, ये एक्शन है, और लेकिन व्हाइट बोर्ड इसको अपवर्ड उठा के रखा हुआ है। देखना, व्हाइट बोर्ड ने भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाई है ना, जितना इसका वेट है ये नीचे की तरफ है, उतनी ही फोर्स है व्हाइट बोर्ड भी इसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो ये रिएक्शन है। जैसे परिंदे उड़ते हैं तो परिंदे पर मारते हैं तो वो एक्शन है, और वो जो हवा होती है वो उनको ऊपर की तरफ लेके जाती है, वो रिएक्शन है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है तो उसके हवा निकलती है, हवा पीछे की तरफ आती है और गुब्बारा आगे की तरफ जाता है, तो ये भी एक्शन और रिएक्शन है। तो इससे बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल है एक्शन और रिएक्शन की। तो आपने पहले कानून में न्यूटन ने क्या बताया? अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक रुकेगी नहीं, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो कभी मूव नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगी। जबकि दूसरे कानून में न्यूटन ने यह बताया था
कि अगर मास कम है तो उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होगा, और अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा पैदा होगा। अब तीसरे कानून में क्या बताया कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है, अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।